हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज सिवाया मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस करूँगा आपसे। 75 एमसीक्यूज़ हैं लगभग मेरे पास में, और ये जहाँ जहाँ भी जैसे उत्तराखंड है या राजस्थान है या हमारा उत्तर प्रदेश है, तो जिस भी किसी स्टेट में आपके जो है असिस्टेंट अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम्स होता है, तो उससे रिलेटेड जो भी कोई एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो है मैं आपको जो है कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ जो है ये मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हालांकि ये है तो बिल्कुल मिक्स है ना, सभी चैप्टर्स के थोड़े थोड़े मैंने दिए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मैं आपको और भी मेरे पास काफ़ी एमसीक्यूज़ हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का जो है पार्ट नंबर 1 है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। और जो मैं बता दूं कि जो बच्चे भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप अपने जूनियर अकाउंटेंट या असिस्टेंट अकाउंटेंट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी बच्चे मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, ठीक है। और उसमें आप सभी बच्चे जो है मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, क्योंकि मेरी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पहले से ही जो है 55,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये एमसीक्यूज़ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ठीक है, जिसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी के मेरठ के भी हैं क्वेश्चन पेपर्स, और एक प्लेलिस्ट है जो इसमें 164 वीडियो हैं, तो वो कंपटीशन से रिलेटेड भी है, उसमें मनी एंड बैंकिंग के भी क्वेश्चन हैं। और अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है व्यूअर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ एमसीक्यूज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कुछ लेवल अभी बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखा है, बिल्कुल लो लेवल के ये क्वेश्चन है, थोड़े से हम इजी से टफ की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। पहले कुछ हल्के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में जो है फिर कुछ जो है हम बाद में थोड़े से टफ की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स का पंजीयन यानी कि जो रजिस्ट्रेशन वो कब हुआ, तो वो हुआ ऑप्शन बी सन 1944 में। सेकंड है कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट अधिनियम लागू कब हुआ, तो ये हुआ ऑप्शन सी सन 1959 में, ठीक है। थर्ड है लागत का आशय है, तो लागत का आशय है वस्तु सेवा या लाभ प्राप्ति के व्यय, ठीक है। फोर्थ है कि समाप्त लागतों का क्या आशय है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए उत्पादन या सुविधा प्राप्ति के बाद परिकलित लागतें, ठीक है। चलिए अगर आपको स्क्रीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, देखिए एक्चुअली ये फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा था, आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसमें थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा रखा है, ये फॉन्ट साइज छोटा है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉन्ट साइज थोड़ा सा बहुत छोटा नज़र आ रहा है इसमें आपको। अगर आपको क्वेश्चन और क्लियर करने हैं तो आप अपने मोबाइल का थोड़ा सा मेगापिक्सल बढ़ा लीजिएगा। साइड में आप स्क्रीन को टच करेंगे, ऊपर 3 डॉट आएंगे, तो वहाँ पर आप टच करेंगे तो आप मेगापिक्सल अपना बढ़ा सकते हैं। तो आप इसको 720 मेगापिक्सल पे अगर आप कर लेंगे तो पिक्चर थोड़ी सी आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5th है कि लागतें जो व्यय होने के बाद किंतु लाभ प्राप्ति से पूर्व पुस्तकों में लिख दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑप्शन सी असमाप्त लागतें। 6 निम्नलिखित में से असमाप्त लागत है कौन सी है, तो वो होती है आपकी फर्नीचर खरीदा, ठीक है, ऑप्शन सी। लागत निर्धारण रीति का क्या आशय होता है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए लागत ज्ञात करने की तकनीक एवं प्रक्रिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसे क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है ना। क्या है कि जो फर्स्ट आपका वाक्य है कि लागत के लिए लेखा रखने की प्रक्रिया लागत लेखांकन है, और सेकंड है आपका वाक्य कि लागत लेखांकन
लागत निर्धारण का आधार है और लागतें ज्ञात करने की कार्यप्रणाली है। तो इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है कि प्रथम वाक्य जो है वो बिल्कुल सही है और दूसरा वाक्य का जो तर्क है वो उचित है। ठीक है। 9th है कि लागत लेखा शास्त्र में शामिल है। तो देखिए ए और बी तो शामिल नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल करेक्ट है कि लागत नियंत्रण एवं लाभप्रदता निर्धारण का विज्ञान, कला एवं व्यवहार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन। निम्नलिखित में लागत नियंत्रण तकनीक है, तो वो कौन सी है लागत नियंत्रण तकनीक? वो है आपकी प्रमाप लागत लेखांकन, स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, बजटरी नियंत्रण है। बजटरी नियंत्रण क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट है, लागत नियंत्रण तकनीक। ठीक। 12, लागत लेखा शास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि ऑप्शन डी यह व्यवस्थित ज्ञान का अंग है एवं सिद्धांत पर आधारित है। 13, लागत लेखांकन एवं वित्तीय लागत विधियों की प्रमुख समानता है। क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, समान आधार प्रमाणक एवं दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित। ठीक। 14 क्वेश्चन फिर वही दो स्टेटमेंट का है। फर्स्ट है वाक्य कि लागत लेखांकन विधि वित्तीय लेखांकन से श्रेष्ठ है क्योंकि यह प्रबंध को निर्णय में सहायता देती है। और सेकंड है कि दोनों एक दूसरे से भिन्न है, पूरक नहीं। तो जो प्रथम वाक्य है आपको ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रथम वाक्य जो है वो आंशिक सत्य है और जो दूसरा है वो गलत है। 15 है लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन से भिन्न है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, वित्तीय लेखांकन सामान्य सूचनाएं देता है जबकि लागत लेखांकन नियोजन एवं निर्णय हेतु सूचनाएं प्रदान करता है। 16, निम्नलिखित में से सत्य कथन है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि ह्रास लागत एवं स्टॉक मूल्यांकन हेतु दोनों विधियों में भिन्न प्रक्रिया है। 17, कि निम्नलिखित में से लागत लेखों में लिखी जाने वाली मद कौन सी है? जाहिर सी बात है वो डेप्रिसिएशन होती है, ऑप्शन नंबर ए ह्रास। 18, निम्नलिखित में से कौन सी मद लागत लेखों में नहीं लिखी जाएगी? ऑप्शन डी संपत्ति विक्रय पर हानि। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 19, लागत लेखांकन का प्रमुख लाभ क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट है कि सामग्री का कुशल उपयोग एवं श्रम पर नियंत्रण। 20 की लागत लेखांकन का उद्देश्य है। देखिए तीनों ही उद्देश्य होते हैं, लागत निर्धारण, लागत नियंत्रण और विक्रय मूल्य निर्धारण। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है। लागत लेखांकन का उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि निश्चित तिथि पर आर्थिक स्थिति ज्ञात करना। ऐतिहासिक लागत लेखांकन है, तो देखिए ऐतिहासिक लागत लेखांकन जो है वो एक प्रणाली है, ऑप्शन ए करेक्ट है। लागत लेखांकन प्रणाली का उद्देश्य होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि लागत नियंत्रण एवं न्यूनतम स्तर पर रखना। ऐतिहासिक लागत लेखांकन विधि में ऑप्शन ए करेक्ट है कि वास्तविक व्यय होने के बाद लागत निर्धारित की जाती है। ठीक है। प्रमाप लागत का आशय है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि वैज्ञानिक आधार पर पूर्व निर्धारित लागत। 26 लागत निर्धारण विधियों का उद्देश्य है, तो वह प्रति इकाई लागत ज्ञात करना। निम्नलिखित में से लागत निर्धारण विधि कौन सी है?
तो वो है आपकी समूह लागत निर्धारण विधि। 28, ईंट का भट्टा उद्योग में विधि का प्रयोग होगा। जाहिर बात है, यूनिट कॉस्टिंग का अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो इकाई लागत का ही होगा, है ना, यूनिट कॉस्ट। पेंटिंग कार्य या उद्योग हेतु उपयुक्त लागत लेखांकन विधि है। कौन सी है? उपकार्य लागत, जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, चलिए। जहां कार्य ग्राहक के आदेश पर कारखाने या घर में किया जाए तथा उत्पादन पूर्व निर्मित इकाइयों में मापनीय हो, लागत लेखांकन की उपयुक्त विधि है। तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर बी, उपकार्य लागत। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा क्लियर है ना। वो दोनों पेज थोड़े से क्लियर कम थे, ये थोड़ा सा क्लियर ज़्यादा है। एक्चुअली क्या होता है कि कई बारी रफ पेज पे प्रिंट आउट निकल जाए तो उसमें थोड़ा सा जब पीडीएफ फाइल बनती है तो थोड़ा सा वो क्लियर नहीं हो पाता। ये थोड़ा सा क्लियर है, आपको होगा। ठीक है ना, चलिए जी। 31 है, तेल उद्योग में लागत लेखांकन के निम्नलिखित प्रक्रिया का उपयोग होता है। तो आपने प्रोसेस अकाउंटिंग का अगर चैप्टर पढ़ा हो तो प्रक्रिया लागत है ना, प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, परिचालन लागत लेखांकन उपयोगी होता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ा होगा। संस्थाएं जो सेवा प्रदान करने का कार्य करती हैं। दवाई उद्योग में लागत लेखांकन की उचित विधि कौन सी होती है? तो वो होती है समूह लागत विधि। अलग अलग वस्तुओं का निर्माण करके उनका संयोजन करके लागत लेखांकन की विधि है। क्या है? तो वो है आपकी बहुसंख्यक लागत लेखांकन विधि। लक्ष्य लागत विधि में लागतें, ऑप्शन सी करेक्ट है, कि कार्य प्रारंभ से पूर्व ही निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, 36 है, टाइपराइटर उद्योग हेतु लागत लेखांकन की उचित विधि है। तो वो है आपकी बहुसंख्यक लागत लेखांकन। लागत योग विधि में लागत निर्धारित की जाती है। क्या? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कार्य पूर्ण होने के बाद वास्तविक व्यय एवं निश्चित लाभ। लागत लेखांकन की सहायता से, ऑप्शन सी करेक्ट है, कि निविदा मूल्य जो टेंडर प्राइस होता है वो निर्धारित किया जाता है। अवशोषण लागत का आशय है, जाहिर सी बात है, ऑप्शन डी करेक्ट है, परिवर्तन एवं स्थिर लागत। एक रूप लागत का आशय है, तो वो है ऑप्शन बी, विभिन्न संस्थाओं द्वारा लागत विधि एवं सिद्धांत अपनाना। प्रत्यक्ष लागत लेखांकन में लागतें सम्मिलित की जाती हैं, तो वो ऑप्शन सी प्रत्यक्ष लागतें ना, डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है, एवं परिस्थिति जन्य स्थिर लागत। 42 स्थिर लागत से आशय है, तो वो है उत्पादन के वर्तमान स्तर में एक इकाई का परिवर्तन करने पर कुल लागत में हुई वृद्धि या कमी। परिवर्तनशील लागतें कहलाती हैं। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत लेखांकन है, तो वो है एक निर्णय तकनीक, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट है। लागत के तत्व हैं, तो देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है, मटेरियल भी है, लेबर भी है और एक्सपेंसेस भी है। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष सामग्री जो डायरेक्ट मटेरियल है वो क्या है? लकड़ी। ठीक है, प्रत्यक्ष सामग्री का आशय क्या है? ये प्रत्यक्ष सामग्री जो डायरेक्ट मटेरियल है, इसका मतलब निश्चित लागत केंद्र या इकाई से संबंधित सामग्री। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष सामग्री क्या है? तो वह देखो कीले और लेही। प्रत्यक्ष श्रम का क्या आशय है? तो वो है ऑप्शन ए, केंद्र या इकाई पर आवंटित किया गया श्रम। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष श्रम का अंग है, तो वो है मशीनों के फोरमैन या सुपरवाइजर की मजदूरी।
निम्नलिखित में प्रत्यक्ष व्यय क्या है? तो वो है विशेष उपकार्य की डिजाइन। ठीक है। निम्नलिखित में अप्रत्यक्ष व्यय का उदाहरण क्या है? तो वो है नक्शा बनाने के व्यय जिस पर एक से अधिक मकान बनाए गए, ऑप्शन डी। अप्रत्यक्ष लागत का क्या आशय है? देखिए, अप्रत्यक्ष लागत जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उसका मतलब है कि अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष लेबर और अप्रत्यक्ष आपके एक्सपेंसेस। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका 54। कार्यहीन समय, जिसे हम इंग्लिश में आइडल टाइम बोलते हैं ना, वर्गीकृत की जाएगी। तो वो की जाएगी कारखाना उपरि, फैक्ट्री ओवरहेड। श्रम कल्याण व्यय सम्मिलित किए जाते हैं, तो वो कारखाना व्यय ऊपर व्ययों में। टेंडर बनाने के व्यय उदाहरण है किसके? विक्रय ऊपर व्ययों का, सेल्स ओवरहेड का। मार्ग में माल की क्षति का एक ऊपर व्यय है, तो वो है आपका वितरण। मूल्य पत्र और नमूनों की लागत एक व्यय सम्मिलित किया जाता है, किसमें? विक्रय ऊपर व्ययों में। लागत लेखों में सम्मिलित ना होने वाली मद है, तो वो है कर्मचारी बोनस। निम्नलिखित में लागत लेखों में सम्मिलित होने वाली मद है, तो वो है बैंक व अंकेक्षण के व्यय। विनियोगों पर प्राप्त ब्याज के मद हैं, तो वो है वित्तीय। कारखाना लागत का आशय है, देखिए जो कारखाना लागत है उसका मतलब है मूल लागत, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, है ना। उत्पादन लागत का क्या आशय है? तो उत्पादन लागत का आशय है आपका कारखाना लागत प्लस कारखाना कार्यालय ऊपर व्यय। ठीक है। चलिए, नक्शा विभाग के व्यय उदाहरण है किसके? कारखाना के अप्रत्यक्ष व्यय के। निम्नलिखित में से सकल लाभ जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसका सूत्र क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन सी के विक्रय माइनस बिक्री की लागत। चालू कार्य का मूल्यांकन की सर्वमत अवधारणा है, तो वो है मूल लागत प्लस कारखाना ऊपर व्यय प्लस प्रारंभिक चालू कार्य माइनस अंतिम चालू कार्य। ठीक है। देखिए, ओपनिंग को प्लस किया जाता है और क्लोजिंग को माइनस किया जाता है। ठीक है। लागत पत्रक बनाया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि कुल लागत एवं प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए। ठीक है। चलिए, अब देखिए कुछ ये आपको न्यूमेरिकल्स दिए हैं कि जैसे आपको ओपनिंग रॉ मटेरियल दे रहा है 30,000, क्लोजिंग रॉ मटेरियल 4,000। ठीक है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रहा है 52,000 और ओपनिंग पैकेजिंग आपको मटेरियल दे रहा है 1,500। ऑयल ग्रीस आपको 500 रुपीज़, डायरेक्ट लेबर आपको दे रहा है 2,000। तो आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि पहले आप 30,000 को प्लस करेंगे, फिर आप 52,000 को प्लस करेंगे। ठीक है। फिर आप 1,500 को प्लस करेंगे। ठीक है। और उसमें से 4,000 को आप माइनस कर देंगे क्लोजिंग को। ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 79,500। क्लियर है। चलिए, उसके बाद है आपका 69 की पावर एंड फ्यूल है 200 रुपये, प्लांट मशीन का किराया हो गया 400 रुपये, विशिष्ट कार्य का डिज़ाइन 150 रुपये, शिल्पकार की फीस हो गई 500 रुपये, कार्य विशेष के यात्रा व्यय हो गए आपके 1,500 रुपये, फैक्ट्री का किराया हो गया 2,000 रुपये। तो इसमें आपको क्या करना है कि पहले आप 150 प्लस करेंगे, फिर 500 प्लस करेंगे, फिर 1,500 प्लस करेंगे। ठीक है। जो प्लस वाले आइटम होने हैं वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है। क्योंकि आपको क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैलकुलेट करनी है। तो 150 आपका डायरेक्ट है और 500 वो भी आपके डायरेक्ट हैं, और जो 1,500 हैं वो भी आपके डायरेक्ट हैं। तो 2,150 आपका आंसर है। ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर से आपका हो गया रॉ मटेरियल में, यानी ओपनिंग स्टॉक आपका हो गया 20,000, क्लोजिंग स्टॉक 25,000, परचेज 70,000, आपका कैरीज इनवाउल्ड 1,200, चुंगी ऑक्ट्री 500। ठीक है।
आग से सामग्री को हानि 500 रुपये, दूषित सामग्री लौटाई 2200 रुपये और सामग्री क्रय हेतु उधार राशि का ब्याज 2000 रुपये। तो आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि पहले मैं बता देता हूँ, 20,000 प्लस 70,000 प्लस 1,200 प्लस 500। पहले तो आप इन चारों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, उसमें से आप जो हैं फिर 500 और 2,200 यानी 2,700। ठीक है, और उसके बाद 25,000 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 64,000। ठीक है, टेंशन ना लेना, पीछे मैंने हिंट में सोल्यूशन दे रखे हैं, आप सोल्यूशन वहाँ से देख सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा स्पीडली बता रहा हूँ कि क्या आइटम आपके प्लस होने हैं और क्या आइटम आपके माइनस होने हैं। ठीक है ना, तो आप सोल्यूशन पीछे से देख भी सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरीके से हैं ये आपके कुछ न्यूमेरिकल्स, तो आप इसकी स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, 75 न्यूमेरिकल हैं और ये देखिएगा मैंने लास्ट में आंसर शीट भी दे रखी है। ठीक, ये रही आपकी आंसर शीट और ये जो 7 न्यूमेरिकल दे रखे हैं तो इसके सोल्यूशन आप कैसे करोगे तो ये भी जो है मैंने आपको इधर दे रखे हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको बहुत हेल्प होगी कि ऐसे जो शॉर्ट न्यूमेरिकल होते हैं जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में आते हैं वो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको जो है कोशिश करूँगा कि दिन में एक वीडियो कम से कम कॉस्ट अकाउंटिंग की दे दूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन का कलेक्शन करता रहूँगा तो वो मैं आपको जो है मैटर प्रोवाइड करता रहूँगा ना। ठीक है ना व्यूवर्स, तो वीडियो पसंद आए तो देखिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनता है, आप लाइक करें या ना करें, बस सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि टाइम से वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। ठीक है, और आपको अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए स्पेशली तो आप मेरे मेंबर भी बन सकते हैं। मेंबर्स के लिए जो है बहुत नॉर्मल सी फीस रखी जाएगी। ठीक है, और ऑनलाइन जो आने वाले टाइम में मैं कोचिंग भी स्टार्ट करूँगा बोर्ड पर, तो वो भी मैं आपको जो है सिखाऊँगा। ठीक है ना व्यूवर्स, चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय और इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, सारे क्वेश्चन मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में ही ऐड करूँगा। थैंक यू व्यूअर्स।